गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं और मैं जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें मैं कक्षा 7 में आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। नोट्स के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ। हमारा जो 2 अध्याय वो खत्म हो चुके हैं। तीसरा अध्याय है वो दिल्ली के सुल्तानों से संबंधित है, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत हम प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। खिलजी और तुगलक वंश के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि खिलजी वंश और तुगलक वंश के दौरान प्रशासन की रूपरेखा कैसी रही, प्रशासन की व्यवस्था में क्या सुधार किए गए या प्रशासन में कौन कौन से आमूलचूल है वो परिवर्तन किए गए थे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, दिल्ली के सुल्तान है, उसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जिसे गुलाम वंश, इलबारी वंश या यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इस वंश के शासक थे ये ज़्यादातर तुर्की गुलाम थे, तुर्की वंश से संबंधित थे। इन्हें गुलामों के रूप में पालित पोषित किया गया था, इन्हें गुलामों के रूप में रखा गया था। बाद में चलकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता है वो उसकी स्थापना कर ली थी। जैसा कि आपको पता है, इस वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासन 1206 से लेकर 1240 तक रहा। उसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है कि लाखों का दान करने वाला वह शासक था। इसके अतिरिक्त उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कराने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बाद की जितने भी मंजिलें हैं उनका निर्माण उसके जवाई ने या दामाद ने, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण उसने जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में करवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने कुतुब मीनार का निर्माण है वो करवाया था। 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन काल रहा। 1210 में लाहौर में चागोन या चौगान जो घुड़सवारी करते हुए जो पोलो खेलने की विधा है, उसके दौरान घोड़े से गिरकर उसको गंभीर चोट आई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इल्तुतमिश है वो सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने कई विजय प्राप्त की थी और कई क्षेत्रों को जीता था। उसने अपने विश्वस्त गुलामों या तुर्की अमीरों, जो अमीर थे वो तुर्की थे, जो उसके विश्वसनीय थे, जो उसके खासम खास थे, जो उसके एकदम नज़दीक थे, ऐसे तुर्की अमीरों का एक दल संगठित किया जिसे हम चालीसा कहते हैं। ये चालीसा है, ये स्वामी भक्त तुर्की अमीरों का एक समूह था जो केवल इल्तुतमिश के प्रति उत्तरदायी था या इल्तुतमिश के प्रति है वो उत्तरदायी उन्हें बनाया गया था। तो चालीसा का निर्माण है, ये चालीसा था, ये इल्तुतमिश का खास था, इसे चहलगनी भी कहा जाता है। ये इल्तुतमिश के खास थे जिन्हें इल्तुतमिश ने अपने विश्वस्त सहयोगियों के रूप में नियुक्त किया था। विश्वस्त सहयोगियों के रूप में उन्हें नियुक्ति प्रदान की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल है वो 1211 से लेकर 1236 तक रहा। 1211 से लेकर 1236 तक है वो इल्तुतमिश ने शासन किया। 1236 में भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका, जिसे हम रजिया सुल्तान कहते हैं, उसका शासन शुरू हुआ था। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो सारे के सारे कमजोर थे, कामचोर थे, नालायक थे, कोई भी योग्य कुशल शासक नहीं था। तो इल्तुतमिश की भी इच्छा थी कि रजिया को शासिका या सुल्तान है वो घोषित कर दिया जाए। तो 1236 में रजिया है वो शासिका बनी। लेकिन एक महिला के शासिका बनने से उलेमा, तुर्की अमीर, मौलवी, कट्टर मुसलमान उससे नाराज हो गए। उनका मानना था कि एक मुसलमान महिला का जो पद है वो पुरुष की अपेक्षा नीचा होता है और उसे अपने गृह कार्य तक सीमित रहना चाहिए। पुरुषों के कार्य क्षेत्र में उसे किसी प्रकार से दखल नहीं देना चाहिए, या पुरुषों का क्षेत्र है उसके अंतर्गत उसे किसी भी प्रकार का
क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। तो महिला का जो क्षेत्र है वो केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहना चाहिए। घर की जिम्मेदारियों तक उन्हें अपने आप को सीमित रखना चाहिए। लेकिन रजिया ने सुल्तान बनने के बाद पुरुषों के समान वेशभूषा पहननी शुरू कर दी, पुरुषों के समान कपड़े पहनने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उसने अल्तुनिया से विवाह भी कर लिया। इससे तुर्की अमीर, मौलवी, उलेमा सब नाराज हो गए थे। 1240 में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। रजिया और अल्तुनिया को मौत के घाट उतार दिया था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक, जिसमें हम गुलाम वंश की स्थापना मानते हैं, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और रजिया का शासन माना जाता है, उस समय शायद ही जो दिल्ली का सुल्तानों का जो शासन है वो गेरिसन क्या होता था? रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ियां थी उनके निवास के लिए, रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ियां होती थी उनके निवास के लिए मजबूत किलेबंदी शहरों से शायद ही कभी बाहर फैला हो। जो रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ियां थी उनके निवास के लिए जो स्थायी रूप से जो नगर स्थापित किए गए थे, उनसे शायद ही यह कभी बाहर निकले हों। उनका शायद कभी भी शहरों से परे वो शायद उनका शासन फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। जो शहरों से संबंध थे, जो दूर के प्रदेश थे, जो साम्राज्य के भीतर थे, उन पर शायद उनका नियंत्रण न के बराबर था। उनका नियंत्रण जो गैरिसन सैनिकों के निवास के लिए जो टुकड़ियां बनी हुई थी, जो सैनिकों के निवास के लिए जो मजबूत किलेबंदी की गई थी, उनके शहरों से शायद परे कभी उनका शासन नहीं फैला होता। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि व्यापार या कर लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि व्यापार, कर या लूटमार पर अधिकतर दिल्ली के सुल्तानों को निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुल्तान बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था उनके लिए। बंगाल और सिंध जो दूरस्थ क्षेत्र थे, उन पर नियंत्रण करना शायद बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र था वो गैरिसन नगरों तक सीमित था। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो दिल्ली के सुल्तान थे, गैरिसन नगरों के बाहर शायद ही उनका साम्राज्य था वो फैला था। गैरिसन नगरों के आसपास के क्षेत्रों तक उनका शासन है वो सीमित था। यहाँ पर खराब मौसम में भी उन्हें संपर्क के लिए नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाती थी। शासन को अफगानिस्तान से आने वाली हमलावरों और उन सूबेदारों से चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल में थी। अतः इसके संस्थापक बलबन के शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई। बलबन ने रक्त और लौह नीति के तहत उन सभी विरोधी शासकों और विरोधी जो राज्य थे उनका दमन कर दिया, जो उनके साम्राज्य के भीतर नहीं आते थे। इसलिए बलबन का जो साम्राज्य था वो अपनी रक्त और लौह नीति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बलबन ने रक्त और लौह नीति अपनाई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी और इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी साम्राज्य का भरपूर विस्तार हुआ और दिल्ली सल्तनत है उसका खूब फैलाव हुआ। तो खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी के समय और मोहम्मद बिन तुगलक इसके शासनकाल के दौरान है वो दिल्ली सल्तनत है उनका विस्तार हुआ। सल्तनत के भीतरी सीमाओं जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि के भीतर क्षेत्र को मजबूत करना। इन अभियानों के द्वारा गंगा यमुना की दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। चरगाहों और जो खेती करने वाले थे उनको खदेड़ दिया गया था। जमीनें किसानों को दे दी गई थी और कृषि कार्य को प्रोत्साहन मिला था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान चलाए गए थे। आपको पता है दक्षिण भारत में जो सैन्य अभियान है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चला था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के कई राज्यों को जीत लिया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास में पागल बादशाह कहा जाता है, के समय में भी अपनी चरम सीमा पर दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत फैल गई थी। इन अभियानों में सल्तनत की सीमाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी।
इन अभियानों में सल्तनत को सेनाओं के साथ हाथी, घोड़े, मूल्यवान पत्थर, सोना चांदी है वो उन्हें प्रचुरता से मिला था, क्योंकि दक्षिण भारत था वो संपन्न था, आर्थिक समृद्धि ज़्यादा थी। आज हम देखेंगे बच्चों कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था। दिल्ली जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सुविधा और प्रशासकों की आवश्यकता थी। जो दिल्ली के सुल्तान मानते थे कि दिल्ली सल्तनत जिसका विस्तार ज़्यादा है, उसके जो विशाल साम्राज्य है, उसमें जो फैला हुआ साम्राज्य है, उसके लिए साम्राज्य के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की आवश्यकता थी। वो विश्वसनीय सरदार होने चाहिए, विश्वसनीय प्रशासक होने चाहिए, जो सुल्तान के प्रति जवाबदेह हो, सुल्तान के प्रति आज्ञाकारी हो और सुल्तान के आदेशों से काम करते हो। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर, जैसा कि आपको बच्चों मैंने बताया है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश ने अपने योग्य स्वामी भक्त, अपने अनुकरणीय गुलामों, तुर्की अमीरों, विश्वसनीय सरदारों, जिसमें ज़्यादातर तुर्की अमीर थे, उनका एक दल गठित किया था, जिसे हम चालीसा या चहलगनी के नाम से जानते हैं, जिसे हम चालीसा या चहलगनी कहते हैं। तो चहलगनी या चालीसा था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए या इल्तुतमिश के द्वारा जो विश्वसनीय गुलाम थे, विश्वसनीय सरदार थे, उन तुर्की अमीरों को मिलाकर उसने चालीसा का गठन किया था। ये चालीसा था वो सुल्तान इल्तुतमिश के प्रति उत्तरदायी था। उसने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया जिसे वह पसंद करता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ये जो विश्वसनीय तुर्की अमीर या गुलाम थे जो सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे, इन्हें सैनिक सेवा, इनकी सैनिक सेवा के कारण ही, इनकी सैनिक क्षमता के कारण ही, इनकी सैनिक योग्यता के कारण ही इन्हें खरीदा जाता था, इन्हें खरीदकर काम में लिया जाता था। उन्हें प्रशासन में उच्च पद पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। लास्ट पॉइंट है, इन्हें प्रशासन में उच्च पद पर काम करने के लिए, इन्हें प्रशासन में जो उच्च पद दिया जाता था, उस पद पर ये कैसे काम करें, ये उच्च पद को कैसे संभालने के लिए योग्य हों, कैसे समर्थ हों। तो जो बड़े अमीर थे, तुर्की अमीर थे, विदेशी गुलाम थे, उच्च कुल के तुर्की अमीर थे, जिन्हें इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था, उन्हें उच्च पद पर काम करने के लिए बाकायदा उन्हें प्रशासन में उच्च पद है उस पर कैसे काम किया जाए, उच्च पद को कैसे धारण किया जाए, इसके लिए उन्हें बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे कि वे उच्च पद को संभाल सकें, उच्च पद पर काम कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया है कि दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत है, उसका विस्तार है वो बाद में हुआ था, खिलजी वंश के दौरान, तुगलक वंश के दौरान और बलबन के काल के दौरान। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल क्षेत्र को समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी, जैसा कि आपको पता है। और इल्तुतमिश के समय इन्हें सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना वो पसंद करता था, जिन्हें हम चालीसा कहते हैं। इन गुलामों को फारसी में बंदगा भी कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। तो आज का जो टॉपिक है उसको आपको समझना है, इनको लिखना है, इसको याद करना है, अंडरलाइन करना है, बुक में अंडरलाइन करना है, इसको समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।